दोस्तों आज कुछ नया करने का मन कर रहा है, कुछ तूफानी करने का मन कर रहा है। ऐड तो आपने देखा ही होगा ना। क्यों ना आज कुछ इंटरव्यू वगैरह देखेंगे क्या। आज मैं सोचता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का एक इंटरव्यू ही कर लेता हूं। देखेंगे, चलिए देखते हैं। मोहन यादव जी नमस्ते। आपका भी अभिनंदन है, आपका भी नमस्कार। मोहन जी, अब तक तो हमें भारतीय जनता पार्टी के 4 तरीके मालूम थे डिब्बे से घी निकालने के। एक तो सीधी उंगली से वाजपेयी जी, टेढ़ी उंगली से मोदी जी, डिब्बा उल्टा करके अमित शाह जी और डिब्बा सीधा आग पर गरम करके योगी जी का मॉडल। अब आप सही सही बताइए मोहन यादव जी, आपका वाला कौन सा तरीका है। राहुल गांधी जी से मैंने आज विधानसभा में भी बात कही कि रबी और खरीफ की फसल क्या होती है, एक बार इस पे प्रकाश डाल दे। हमारा दलहन में क्या क्या फसलें होती है, तिलहन में भी कौन कौन सी फसलें होती है और किस प्रकार से उसको बढ़ावा दे, थोड़ा ये बता दे। अरे ये क्या बात करने लगे, आप तो राहुल गांधी जी से मजे लेने लगे। लेकिन मैं क्या करूं कि वो पप्पू के पप्पू रहते तो हम भी क्या करें, वो कब अपनी समझदारी दिखाएंगे। अच्छा ये बताइए मोहन जी, आप राहुल गांधी से मजे क्यों ले रहे हैं। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज कर दी है और ये कहा है कि मामला सुनवाई के योग्य नहीं है। अरे रे रे एडिटर महोदय, ये तो यार तुमने कांग्रेस के जख्म को हरा कर दिया है, पर मोहन यादव जी को गायब क्यों कर दिया। फिर से जरा उन्हें स्क्रीन पर लाओ। अच्छा हाँ, अब सही है। मोहन यादव जी, अब आप सही सही बताइए, आप राहुल गांधी से इतने नाराज क्यों हैं। पहले अपनी दादी के लिए जिस प्रकार से जूते पहन के फूल फेंक के जाते हैं, उसी प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जो उन्होंने शब्द बोले हैं और जिस ढंग से ट्रम्प की बात की है, ये उनका एक तरह से हल्कापन सबके सामने आता है। मैं निंदा करता हूँ। अच्छा, तो राहुल गांधी जी जो मोदी जी पर अपशब्द बोलते हैं उसी से आप नाराज हैं। उससे तो पूरी दुनिया नाराज है और आपकी नाराजगी जायज भी है। लेकिन क्या आपने इसीलिए राहुल गांधी की करीबी मीनाक्षी नटराजन का खेल बिगाड़ दिया कि वो अभी कब मैच्योर होंगे, कब परिपक्व होंगे। और वैसे उनके साथ वाले जो ताली बजाते इस बात पे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी। मगर अब तो कांग्रेस ने कीमत चुका दी है, अब तो विरोध हो रहा है। अब आप क्या कहेंगे। मैं तो मान के चलता हूं कि उनको अपना राहुल गांधी जी का नाम बदल करके ये विरोध गांधी ही रख लेना चाहिए। और विरोध गांधी बनकर क्या करेंगे वो भी बता दीजिए। राहुल को माफी मांगना चाहिए, इसीलिए तो फिर पप्पू कहते हैं। तो दोस्तों ये हैं मोहन यादव, ये तो सबसे बड़े खिलाड़ी निकले। अब तक हमने 4 ही तरीके देखे हैं डिब्बे से घी निकालने के। अब देखिए ना, मोहन यादव जी ने तो गजब कर दिया। उन्होंने तो सीधा आग को डब्बे में डाल दिया है। मगर मोहन यादव जी ने जो 5वां तरीका निकाला है ना दोस्तों, उसके बारे में जानना जरूरी है। ये तरीका दरअसल असीम मुनीर वाला है। ऑपरेशन सिंदूर भूले तो नहीं है ना। मतलब मोदी जी मारते बहुत हैं लेकिन बताते कम है। यहां असीम मुनीर की भी बात बता दूं। उनकी मुसीबत यह है कि मार तो खूब खाया लेकिन बता भी ना पाया। और दोस्तों यकीन मानिए, यही हाल राहुल गांधी का मोहन यादव जी ने कर दिया है। दरअसल मोहन यादव ने उन्हीं के हथियार से, राहुल गांधी के हथियार से राहुल गांधी को ही धो दिया है। और मुसीबत यह है कि वो कह भी नहीं पा रहे हैं कि मोहन यादव तो सबसे बड़े जालिम निकले। आज इसी कहानी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये ट्रेलर था, ट्रेलर देखकर मजा आया होगा। दोस्तों आप भी जानते हैं कि मोहन यादव के इतने सारे इंटरव्यू हैं। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि मोदी शाह की लॉटरी लग गई। भाई भारत में एक से बढ़कर एक नेता है दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गजब के मुख्यमंत्री दिए हैं, अद्भुत हैं। कुछ तो गरजते हैं, कुछ ऐसे हैं जो गरजते नहीं हैं, लेकिन जब बरसते हैं तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि इतना बरस गए। मोहन यादव की अदा कुछ ऐसी ही है दोस्तों, और इसीलिए मैं कह रहा हूं उन्होंने मोदी शाह को एक जादुई चिराग दे दिया है।
और राहुल गांधी की परिस्थिति इतनी खराब है दोस्तों, वो खुलकर कह भी नहीं पा रहे हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया, मैंने तो कल भी दिखाया, लेकिन राहुल गांधी कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आपने कहीं सुना कि सुप्रीम कोर्ट पर कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। ऐसा ही हाल मोहन यादव जी ने कर दिया है। मोहन यादव जी का तो नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मारा, अब पाकिस्तान तो कह नहीं पाया ना, आप भी जानते हैं ना, बोला नहीं नहीं हम ही मारे। अब बेचारे सहला रहे हैं, जख्म भी ठीक कर रहे हैं, सारे एयर बेसिस को ठीक कर रहे हैं। यही हाल राहुल गांधी का है दोस्त। और इसीलिए आज की कहानी को फिर से एक बार नए तरीके से समझने की जरूरत है दोस्तों। मैं शुरुआत कर रहा हूं टू विंडो से, आप देखिएगा जरूर, आप देखिए और समझिए कि राहुल गांधी किस तरीके से तिलमिला उठे हैं। और मैं मोहन यादव जी की स्ट्रेटजी उसको भी बताने जा रहा हूं। इस बात सिर्फ एक सांसद की नहीं है दोस्तों। एक सांसद तो वैसे बहुत बड़ी चीज होती है। आप भूले तो नहीं है ना? अरे भाई वाजपेयी जी सिर्फ एक वोट से हार गए थे। यह इतिहास है, याद रखिएगा। इसलिए ये एक सांसद सिर्फ गिनती का एक नंबर नहीं है। मोहन यादव ने वास्तव में एक लॉटरी खोल दी है, वो मैं दिखाने जा रहा हूं। आप देखिए इस टू विंडो में क्या है, कैसे तिलमिला रहे हैं। राहुल गांधी को समझ ही में नहीं आ रहा कि किस पर इल्जाम लगाए। कभी बीजेपी, कभी ईसीआई। अब कैसे बोले कि हमारा ही कैंडिडेट तो गलत हो गया भाई। अरे डालना ही था, कोई सजा थोड़ी ना मिल रही थी। चुनाव आयोग कोई सजा दे रहा था क्या? अच्छा बताया किसने? दूसरे विंडो में देखिए, भाग दौड़ चल रही है। किससे बात करें? अरे भाई रेवंत रेड्डी क्या कर लेंगे? आप समझिए, मैं सिर्फ आपको परिस्थिति दिखा रहा हूं और उसके बाद आप इसको देखिए। ये इनका ट्वीट है, मैं ढूंढ रहा था कि शायद कुछ तो बोलेंगे। ये छोटी घटना इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। आप समझिए, एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पूरा कुनबा। राहुल गांधी ने एक ही बात तय कर दी कि अगर हमने मीनाक्षी नटराजन को दिया है तो वही चुनाव लड़ेंगी, दूसरा कोई लड़ नहीं सकता। और कांग्रेसियों में हिम्मत नहीं है कुछ कर सके। ये तो गनीमत मानिए कि मोहन यादव ने ऐसा पासा पलट दिया कि सारी बाजी पलट गई। मैं जरा आपको ट्वीट पढ़ता हूं, क्या लिखा है। आफ्टर वोट चोरी एंड सरकार चोरी, द बीजेपी ईसी जुगलबंदी हैज फिनिश्ड द। मैं हिंदी कर रखा है दोस्तों, मैं हिंदी पढ़ता हूं। वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की जुगलबंदी ने चुनाव शुरू होने से पहले ही सीट चोरी करके मुकाबले को खत्म कर दिया है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में जो हुआ उसे देखिए। मीनाक्षी नटराजन ने हर दस्तावेज जमा किया था, कोई भी मामला लंबित नहीं था। भाजपा की एक तुच्छ आपत्ति पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। फिर उसके बाद है भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी जी ने फॉर्म में नाम गलत लिख दिया, अनिवार्य खुलासे छोड़ दिए। अब ब्ला 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 कुछ भी करते रहिए, कोई बात नहीं। अरे भाई इस देश में सिस्टम चलता है। अब बंगाल में तो ममता जी का सिस्टम चल रहा था, या मोदी जी का सिस्टम नहीं चल रहा है। ये वही सिस्टम है जो नेहरू जी ने बनाया होगा। ये वही संविधान है जो बाबा साहेब ने तैयार किया है। आप लिख देते, चलिए इतना लिखा ना, आप सुप्रीम कोर्ट का लिख देते। सुप्रीम कोर्ट पे तो विश्वास है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान से हटकर कोई काम किया है? नहीं किया है। यह दरअसल दोस्तों मोहन यादव का चक्रव्यूह है जिसकी रचना में राहुल गांधी बुरी तरह से फंस गए हैं। एक एक कैंडिडेट पर नजर थी। और मुझे जो जानकारी है, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने यह कहा कि भैया सीट कितनी, वो समझ गए, बोले तीनों देंगे आपको। अब 3 कैसे दें भाई? भारतीय जनता पार्टी के पास सीटों की संख्या कम है, 2 तो ठीक है, तीसरे में तो कम से कम 10-11 सीट कम है। और कांग्रेस के पास 4 सीटें ज्यादा है, तो कैसे आप देंगे? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों 2 कैंडिडेट ही उतारा शुरू पर, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट पर मोहन यादव की एकदम पारखी नजर थी। कांग्रेस को राज्यसभा में 1 सीट मिलना लगभग तय था। अच्छा, यहां पर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों,
जब ये कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हुआ ना, मोहन यादव जी ने आखिरी मोमेंट तक इंतजार किया। जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, ध्यान से देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हड़बड़ी नहीं की, जैसे होता है ना बाकी मुख्यमंत्रियों में। आप देखिएगा, शुभेंदु अधिकारी को देखते मजा आता है। योगी जी तो मॉडल है ही, उधर हिमंता हैं, एकदम जो बोलते हैं करते भी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते कम है, करते ज्यादा है। मैं यहां पर उस बात को देख रहा हूं, समझ रहा हूं। आप चाहें तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। इन्होंने आखिरी मोमेंट पर खुद महेश केवट जी का नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे। ये ऐसा नहीं कि अभी भेज दिया, चलिए जाइए आप भर लीजिए, भाई भाजपा का टिकट मिलेगा कोई भी भर देगा, जानता है। लेकिन नहीं, इसके पीछे एक रणनीति थी। और खुद अगर मुख्यमंत्री जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हारने के लिए भेजा था कि अरे केवट समाज के हैं भर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। और मोहन यादव को दोस्तों जीत का पूरा भरोसा था। उस दिन ही कह दिया था उन्होंने कि ये सीट हमारी है। सारे लोगों के दिमाग घूम गए, कांग्रेसी तो छोड़िए, भाजपा वाले भी हिसाब नहीं लगा पा रहे थे। अच्छा, मोहन यादव जी का जो स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल दोस्तों, अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजों में ना वो विवाद से बचकर निकलने की कोशिश करते हैं। मतलब बिना कहे काम हो जाए, उसमें ज्यादा उनका फोकस रहता है। और यही उनकी खासियत भी है, यही उनकी ताकत भी है। मैं जरा एक आध उनका बयान सुनाता हूं, आप देखिए। ये कहां का है मैं बताता हूं। वो इंदौर गए थे लैटिन अमेरिका निवेश फोरम में हिस्सा लेने के लिए। फिर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने, बातचीत हुआ। उसके बाद जब वो उठकर जाने लगे तो अचानक से किसी ने पूछ दिया कि क्या बीजेपी को तीसरी सीट आएगी। आप सिर्फ अंदाज देखिए, बहुत ही छोटा संक्षिप्त है। वो जाते जाते मुस्कुराकर सवालिया लहजे में कहते हैं, जाएगी कहां? जरा सुनिए। ये इशारे बहुत बड़े काम के होते हैं दोस्तों। जो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस करते हैं ना, उनको समझ में आना चाहिए कि अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं तो हवा में नहीं कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी कह दीजिए। भाई मुझे याद है बिहार का लालू यादव से पूछा गया कि आपको कितनी सीट आएगी, तो उस समय झारखंड बिहार तो साथ ही था, मेरे ख्याल से 300 से ऊपर सीटें थी। अब उन्होंने कहा कि सब आ जाएगी, तो क्या बात कर रहे हैं, हाँ 2-4 कम हो जाएगी। अब उसके बाद चुनाव के बाद तो भाई आया नहीं उनको पूरा, मैंने बहुमत रहा होगा, ये बहुत पुरानी बात कह रहा हूं। अरे लालू जी आपने तो कहा सब आ जाएगी। अरे भाई किसका सही होता है, जब झूठी बोलना है तो सब बोल दो, सब आ जाएगी, उसमें क्या है। लेकिन आज का माहौल दूसरा है दोस्तों। आज अगर आप बोलते हैं, अगर वो बात झूठी हो जाए, तो आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोग आपके मुंह पर माइक लगा करके पूछ लेंगे कि आपने ये कहा था। यही केजरीवाल के साथ हुआ था। और जैसे ही मोहन यादव ने कहा, कैलाश विजयवर्गीय एक नेता हैं, उन्होंने भी ये संकेत दे दिया कि हम ये तीसरा सीट जीतने जा रहे हैं। जरा इस हिस्से को देखिए। सोच रही है अगर बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतारती है तो कहीं ना कहीं मुसीबत प्रदेश अध्यक्ष के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए हो जाएगी। अब देखिए, अगर पार्टी ने हमें कहा कि तीसरा उम्मीदवार हम दे रहे हैं तो फिर हम जिताएंगे उसको। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव, दूसरा इनके एक मंत्री विजयवर्गीय, अब इन दोनों के बयान से दोस्तों खलबली मच गई, मचना ही था। अच्छा, इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट समझिए दोस्तों, ये कहानी ऐसी नहीं है कि जो दिख रही है वही सब कुछ है, जो नहीं दिख रही है वो सब कुछ है। अब जब कांग्रेसियों को समझ में आया, राहुल गांधी को समझ में आया कि भाई अपने यहां भी विरोध हो रहा है, ये भाजपा वालों ने भी उसमें फंसा दिया है पेच, क्या करें। अब सारे विधायकों को बेंगलुरु के रिजॉर्ट में शिफ्ट करने का प्लान बन गया। जाइए, मीडिया वाले भी पहुंच गए। अच्छा, मजे की बात क्या है, मोहन यादव को सब कुछ पता था। आप आश्चर्य करेंगे। अब मोहन यादव क्या कर रहे थे उसको समझाने के लिए मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये वीडियो है, मैं वीडियो नहीं दिखा रहा, आपको हिमंत बिस्व शर्मा की कहानी याद दिलाता हूं। आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों, गजब की कहानी है ये। हिमंत बिस्व शर्मा अभी जब चुनाव के नतीजे आए असम में, तो उन्होंने क्या किया था, एक मुस्लिम विधायक को सामने ले आए। ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं। उन्हीं के सामने ये कहा कि ये देखिए, ही इज ए मुस्लिम एमएलए, ये हमको ज्वाइन करने के लिए तैयार है। हमने कहा थोड़ा इंतजार कीजिए।
अच्छा, लोगों को मजा भी आता है सोशल मीडिया पे कि भाई बाकी लोग तो ये हैं, जो दूसरे मुस्लिम विधायक जीते उसको भी पकड़ लाए, ये भी हमारा विधायक है। आप सोचिए, और यही काम तो मोहन यादव कर रहे थे, मजे ले रहे थे। अपना विधायक तो है ही, कांग्रेसियों को भी साध लिया। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे दोस्तों कि मोहन यादव के संपर्क में जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेसी नेता, मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता, तेलंगाना के भी कांग्रेसी नेता जुड़े हुए थे। अब जो हेमंत बिस्व शर्मा ने बता दिया, मोहन यादव ने छिपा लिया। और भारतीय जनता पार्टी को सुनियोजित तरीके से राजनीतिक चैनल से दस्तावेज प्राप्त हुए। मोहन यादव के निर्देश पर पार्टी संगठन काम कर रहा था। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष रामचंद्र राव ने मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को जो दस्तावेज है ना, वो मुहैया करा दी, जो कानूनी नोटिस है, सारी चीजें। और इन सारे के सारे घेराबंदी में कांग्रेसी भी जुड़े हुए थे। सोचिए, राज्यसभा की एक सीट के लिए 58 विधायक की जरूरत है। भाजपा के पास 11 कम है, कांग्रेस के पास ज्यादा है। ये हॉर्स ट्रेडिंग या आप समझिए ये सब कुछ तो हो सकता था, लेकिन मोहन यादव ने कोशिश की कि ये रास्ता ना जाना पड़े। बेवजह विवाद छोड़ दो, उन्हीं के हथियार से उनको मारा जाए। और इसके बाद भाजपा के उम्मीदवार महेश केवट ने बाकायदा आधिकारिक आपत्ति दर्ज कराई, बताया कि इनके खिलाफ आपराधिक मामला है। निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा और ये सफल हो गए कि मीनाक्षी नटराजन ने गलत काम किया है, छुपा लिए जानकारी। यानी कांग्रेस के विभीषणों को साधने में मोहन यादव पूरी तरह से सफल हो गए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक नटराजन के फॉर्म में गलतियां की। जैसे बोलते हैं ना, पेड़ पर चढ़ करके कुल्हाड़ी मार देना, यह वही काम हुआ है दोस्तों। और भाई, मध्य प्रदेश में अगर 3 सीटें राज्यसभा की सीट आप जीत जाते हैं तो ये कोई छोटी घटना नहीं है। आज मोहन यादव बेहद गदगद है। मैं ये कहानी क्यों बना रहा हूं दोस्तों? इसलिए कि आप भूल ना सके, वाजपेयी के काल में 1 वोट से सरकार गिर गई थी। ये 1 वोट 1 सांसद होता है। मैं जरा आपको एक आध बयान सुनाता हूं मोहन यादव जी का। एक ये सुनिए, तीनों की तीनों सीट जब आई तो उन्होंने, बहुत छोटा सा है, सुनिए। सभा में हम सबका सौभाग्य है, तीनों की तीनों सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। इसके बाद दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कांग्रेस को नसीहत भी देते हैं। वो क्या देते हैं, जरा आप ये भी सुनिए। इसको मालूम था कि उनके पास पर्याप्त मत नहीं है, इसलिए वो हार के डर से जान करते त्रुटि रख रहे हैं निर्वाचन फॉर्म में। और ये एक तरह से अपराध था मध्य प्रदेश की जनता के साथ भी। अगर आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आपको जरूर सबके सामने लाना चाहिए। मान के चलता हूँ कि कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। अच्छा, इनके मजे लेने का तरीका भी गजब है। ये कुछ बोलते नहीं है, बोलते भैया अपना आत्म मूल्यांकन तो करो। एक छोटा सा बिल्कुल आखिरी बयान सुन लीजिए। मैं कांग्रेस की अंदरूनी जो कलह रही है, मैं उम्मीद करूंगा कांग्रेस अपना आत्ममूल्यांकन करेगी। अच्छा, कांग्रेसियों को लग रहा था दोस्तों कि महेश केवट हार जाएंगे तो हम तो गदगद हैं, हम सारे लोगों को भड़काएंगे, वोट छीन लेंगे। यहां तो उल्टा खेल हो गया। अब देखिए महेश केवट कौन है, आरएसएस के स्वयंसेवक, 1984 से जुड़े हुए हैं। आप समझिए, 52 साल के हैं, ओरछा के रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, हारदोल का महल, उसके मुख्य पुजारी के परिवार से जुड़े हैं। और यह समुदाय बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में प्रभावशाली है, यानी इसका फायदा उत्तर प्रदेश में भी मिलने वाला है। जबकि दूसरी तरफ अगर मीनाक्षी नटराजन की बात कहूं दोस्तों, तो यह राहुल गांधी की बेहद करीबी 30 साल पुरानी सदस्य, राहुल गांधी के कोर ग्रुप की सदस्य है। इनको बहुत सारे जगहों का प्रभारी भी बनाया गया, जैसे तेलंगाना, मध्य प्रदेश से हैं। मंदसौर सीट से 2009 में लोकसभा चुनाव में जीत भी दर्ज की थी। लेकिन अब छोड़िए, अब तो राहुल गांधी क्या करेंगे। अब जरा मैं आपको आखिर में यह बताऊं कि राज्यसभा की 26 सीटें हैं दोस्तों, 12 राज्यों, जिसमें 23 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का फायदा हो रहा है दोस्तों, 2 सीटों का। एक तो यही है, एक गुजरात में भी है। आप जरा ग्राफिक्स में भी देख लीजिए,
कर्नाटक 4 सीटें, जहां 3 कांग्रेस 1 भाजपा, राजस्थान 3 सीटें 2 भाजपा 1 कांग्रेस, गुजरात 4 सीटें, यह कहानी आपको दिखा चुका हूं, पहली बार इतिहास में कांग्रेस शून्य हो गई। मध्य प्रदेश 3 सीट भाजपा, और नीचे एक और देखिए ग्राफिक्स आपको दिखाता हूं, 3 सीटों पर 18 जून को वोटिंग होनी है। उसमें झारखंड में 2 सीट है, 3 उम्मीदवार हैं, यही परिमल नथवानी है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, यह भी हो सकता आ जाए। अब आप सुनिए राज्यसभा में इस समय दलों की क्या स्थिति है। 245 सदस्य हैं दोस्तों। मोदी जी को कितना चाहिए? अमित शाह को 163, 2/3। क्यों? ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, परिसीमन, ये सारी चीजें क्लियर करनी है। यानी एनडीए को 16 सांसद और चाहिए। अभी बीजेपी के 113 हैं और एनडीए के 147। अच्छा, इसमें आप देखिए टीएमसी का 13 लिखा हुआ है, 3 ने इस्तीफा दे दिया, यानी 3 भाजपा के और बढ़ेंगे, यानी 113 से 116, और एनडीए को होगा 150, यानी 163 के लिए सिर्फ 13 सीटें आ जाएंगी। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और आज का वीडियो तो दोस्तों मैंने मोहन यादव जी को ही फोकस कर दिया। मेरा निवेदन है कि आप उनके लिए जरूर 2 शब्द लिखिए, एक कमेंट तो जरूर लिखिएगा, जय सिया राम, ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो। दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिएगा। HB शॉर्ट्स के भी वीडियो देखिए दोस्तों, और साथ ही अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो तमाम रास्ते आपके सामने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।